नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि जैसे कि हाथ में बढ़ी हुई सैलरी कब आएगी, अब इसमें कितना टाइम लगना है, आगे क्या कुछ होना है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। ऑल इंडिया एनपीएस नेशनल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू विस्तक पर। दीक्षित साहब। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाथ में बढ़ा हुआ वेतन कब से आएगा, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तो सरकार ने मंजूरी दे दी। अब ये वेतन कब से आना है हाथ में बढ़ा हुआ? देखिए दीक्षित जी, हम लोगों को तो हाथ में बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए, जी। मतलब 1 महीने बाद से। जी जी। लेकिन सरकार कह रही है कि 18 महीने तो रिपोर्ट बनाने में उसको लगेगा और इम्प्लीमेंट करते-करते 6 महीने और लग जाएँगे। तो मान कर के चलिए कि 2 साल सरकार कह रही है। हालाँकि हम लोग दबाव बना रहे हैं जी। कि 2 साल नहीं बल्कि 200 दिन में इसको कंप्लीट करें। तो लेकिन फिर भी अगर सरकार के डेटा के हिसाब से बात करें, उनके कागज़ के हिसाब से बात करें, तो मान के चलते हैं कि 2028 जनवरी से 26 जी। और 27 निकलने के बाद 1 जनवरी 2028 से बढ़ा हुआ वेतन मिल जाना चाहिए। जी। तो ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से? जी, मतलब बिल्कुल ऐसी उम्मीद की शेड्यूल्ड जा है, रही है। ड्यू है, चूँकि जी। 10 साल के बाद पे कमीशन आता है, तो 10 साल के बाद ही सरकार खुद कह रही है कि 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, तो देना तो उन्हें एरियर है, 1 जी। जनवरी 2026 से देंगे। जी। तो इसमें अब क्या स्टेप रह गए हैं? सरकार की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल गई है, अब इसमें आगे क्या-क्या स्टेप रहने हैं और कितना वक़्त लगना चाहिए इसमें? देखिए, आज के डिजिटल युग में 18 महीने ये बड़े मतलब अजीब-सी बात लगती है। अगर सरकार कमिटेड है इस काम को करने के लिए, अगर जी। उसकी मंशा ठीक है, अगर इसको मतलब जो है कर्मचारियों के प्रति वो सीरियस है, गंभीर है, तो 6 महीने पर्याप्त हैं इस पर जी। काम करने के लिए। 6 महीने में रिपोर्ट बनाई जा सकती है और 1-2 महीने इम्प्लीमेंटेशन में चाहिए, मतलब 6-7 महीने, 8 महीने इतने में ये काम किया जा सकता है और लोगों को बढ़ी हुई सैलरी, बढ़ी हुई पेंशन हाथ में मिल सकती है। सर, फोकस सरकार का किन बातों पर रहेगा? 8वें वेतन आयोग बना दिया है, इसका फोकस किन बातों पर रहना चाहिए? सरकार का तो फ़ोकस है कि कहाँ-कहाँ से कटौती कर सके जी। कर्मचारियों की, कैंची कहाँ-कहाँ से चला सकें। सरकार का तो यही फ़ोकस है, इसीलिए 10 महीने लगाए उन्होंने पे कमीशन को गठित करने में। जब पता है कि 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, तो 1 जनवरी 2025 को गठित कर देना चाहिए था। जी। 15 जनवरी 2025 को अनाउंसमेंट भी कर दिया था। हुँ। फिर गठित करते-करते आधिकारिक तौर पर गठित करने में 10 महीने लगा दिए। गठित किया, जब ऑफ़िशियल ऑर्डर निकाला वो 28 अक्टूबर 2025 का है, जी। मतलब मोटा-मोटा 10 महीना हो गया बीच में और 28 अक्टूबर से पूरा नवंबर निकल गया और दिसंबर भी निकलने की कगार पर है। हुँ। अभी पे कमीशन को ऑफ़िस ही नहीं मिला है, और सेटअप बैठा ही नहीं है, जी। तो कब बैठेगा, कब उसकी शेड्यूल्स जारी होंगे, कब उसकी मीटिंग शुरू होंगी, कब उस पर काम शुरू होगा। ये एक तकनीकी चीज़ें हैं, जो सरकार की अगर मंशा ठीक रहती तो अब तक तो पे कमीशन का 90% काम हो चुका होता। जी। 90% हो चुका है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, तो कह सकते हैं कितना हम लेट हो गए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम 1 साल ऑलरेडी लेट हैं और इस 1 साल की भरपाई अगर कितनी भी जल्दी सरकार करे, तो कम से कम 1 साल तो और लग ही जाएगा। यानी जी। 2026 का तो अंत निश्चित है ही जी, है, जी। कितना भी दबाव बना लें। तो इस तरीके से कर्मचारियों को, पेंशनर्स को लगातार नुकसान तो हो ही रहा है। आप जान रहे हैं 18 महीने का डीए का एरियर भी उनको नहीं मिला जी, था, जी। कोरोना काल के दौरान। फिर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाना था, 1 हुँ। जनवरी 2024 से वो भी नहीं किया। जी। तो हर बार क सरकार कर्मचारियों की गर्दन पे कैंची चला ही रही है। तो अब देखना है कि कहीं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो खींच करके नहीं ले जाना चाहते हैं। हालाँकि चुनाव तो 27 में ही है, जी। 1 ही साल है सरकार के पास। अभी शगुफ़ा बनाएगी कि 1.5 साल लगेगा इसको बनाने में, 6 महीने इम्प्लीमेंटेशन में। तो हो सकता है सरकार को ये दिखे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं 27 में, तो 26 में ही काम पूरा कर दे, ये भी संभावना है। हमारी कोशिश भी यही है जी। कि 2026 में ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। जी। जो डिले हो गया है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की बात आ रही है, लेकिन ऐसा भी है कि जितना डिले हो रहा है सरकार के ऊपर बोझ भी उतना ही पड़ेगा। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा कि कम बढ़ोतरी हो? देखिए, सरकार तो देना ही नहीं चाहती, अगर देखा जाए तो। सरकार तो यही चाहेगी कि इन्हें कुछ भी ना देना पड़े। रही बात सरकार के ऊपर जो बोझ आएगा, वो सरकार पहले ही कह चुकी है, तकरीबन 2 लाख करोड़ का है। जी। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि आज तकरीबन साढ़े 98 लाख कर्मचारी हैं पूरे देश में, जो जी। एनपीएस के तहत काम करते हैं। हर महीने उनकी 10% सैलरी डिडक्ट होती है हुँ। और सरकारें भी उनके एवज़ में 14% कंट्रीब्यूट करती हैं। हुँ। अगर उस सारे पैसे को मिला दिया जाए, तो वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास हर महीने बनता है। हुँ। यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए तो 1 साल का हो गया। जी। तो उतना तो हम वैसे क कंट्रीब्यूट कर चुके होंगे। जी। तो
अगर सरकार चाहे तो ये कोई बहुत बड़ा 2 लाख करोड़ की कोई बहुत बड़ी, आज भारत सरकार दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा है नहीं। लेकिन इसको ऐसे भुनाते हैं कि जैसे कर्मचारियों को देने पे भारत सरकार कंगाल हो जाएगी। हम 1% भी नहीं है, 140 करोड़ लोगों में से हम 1 करोड़ लोग भी नहीं है, बड़ा मुश्किल 1 करोड़ लोग हैं, तो 140 में से 1 करोड़ लोग, आप सोचिए कितना कम रेशियो है ये। तो उस लिहाज से 1% से भी कम हो गए हम, आधा % के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब सरकार पे बोझ पड़ने वाली बात है नहीं। सरकार अगर केवल डीए को मर्ज कर देती 1 जनवरी 2024 से, तो भी हम आज 10% ज़्यादा सैलरी ले रहे होते हैं। सरकार ने तो 10% बचा लिया, वो 10% अगर आप टोटल जोड़ोगे तो अब तक 1 लाख करोड़ तो हम पार कर चुके हैं, सरकार को दे चुके हैं एक्स्ट्रा। तो 2 लाख करोड़ सरकार कह रही है और 2 साल अभी लगाने की बात कर रही है, तो कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ तो हम दे चुके हैं सरकार को बचत करके। 1 लाख करोड़ 2026 में हो जाएगा, तो 2 लाख करोड़ जो बर्डन हम पे कह रही है वो सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, हमसे पहले ही बचा चुकी है वो। यानी जो आप कह रहे हैं कि चुनाव है, यूपी चुनाव, उससे पहले सरकार इसको दे सकती है, क्योंकि इससे पहले जो बिहार चुनाव थे उससे पहले हमने देखा कि बहुत ताबड़तोड़ अनाउंसमेंट हुए, उसके पहले तो कुछ भी नहीं अपडेट आ रहा था जी। तो अगर ये चुनाव नहीं होते तो क्या फिर और लेट होता 8वां वेतन आयोग में? हालांकि बिहार के चुनाव चल रहे थे, तो और मुझे लग रहा है कि 1 चरण के चुनाव हो चुके थे जब इसका आधिकारिक गठन का मतलब जो आया है जब नोटिफिकेशन, तो मैं इसे बिहार के चुनाव से जोड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव बिहार के चुनाव से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि भारत में लगभग ये इस बात का मानना है कि दिल्ली की जो बागडोर है या जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है। तो 2027 के चुनाव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर सरकार को 2027 के चुनाव ठीक से उनको अपने अंजाम तक पहुँचाने हैं तो पे कमीशन को 2027 से पहले ही लागू करना पड़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश में 13 लाख कर्मचारियों से ज्यादा परिवार हैं जो केवल एनपीएस के दायरे में आते हैं। तो 13 लाख कर्मचारी का मतलब हो गया करीब अगर एक परिवार से 10 लोगों को भी मान लो आप, परिवार के 5-7 मेंबर और 2-3 जो अफेक्टेड मेंबर कह सकते हो या जिनको वो प्रभावित कर सकता है, तो आप मान करके चलो कि कम से कम 1 करोड़ 30 लाख वोटों का हिसाब किताब है, और वो हर विधानसभा क्षेत्र पर है। ऐसा नहीं, और इस बात के प्रमाण भारत सरकार ने 2024 के लोकसभा के चुनावों में इसको देखा है, बाकायदा इसको महसूस किया है, और इसको मीडिया ने भी इसको तवज्जो दी है। तो जो इसके चुनाव होंगे, विधानसभा के जो चुनाव होंगे, मैं कहूँगा कि भारत सरकार को या जो तत्कालीन जो सत्ता है हमारी, उसको इसको ध्यान में रख करके 2027 से पहले ही पे कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो अगर चुनाव वाली बात है तो ये कह सकते हैं कि फिर सरकार अच्छा भी कर सकती है, अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी आपसे बातचीत में कई चीजें रखी भी थी, हम तो बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, और बेहतर हो ना हो वो दूसरा मुद्दा है, जस्टिस हो सबसे पहले। जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी पहले भरपाई हो, कम से कम वो तो मिले हमें। अगर वो भी नहीं दे रही तो सरकार, तो फिर तो नाराजगी जाहिर सी बात है, फिर कर्मचारी भी अपना जो उनके पास हथियार है वो चलाएंगे। तो जो फिटमेंट फैक्टर वाली बात आ रही, कितनी उम्मीद की जा रही कि कितना कम से कम इतना फिटमेंट फैक्टर हो कि तब तो लगेगा कि हाँ कुछ बढ़ा है पैसा? सौरभ साहब, हमने पहले भी इस पर जिक्र किया था कि हमने आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड पर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था। मैं फिर वही बात कहूँगा कि मैं ज़्यादा और कम की बात नहीं करूँगा, मैं एक रिलायबल जो फिटमेंट फैक्टर है, मतलब जस्टिफाइड जी, कि अगर हमें नहीं भी मिलता है, केवल जो फैमिली यूनिट्स है हमारी वो 3 से अगर बढ़कर के 4 भी हो जाती हैं, जैसा कि हमारी डिमांड 5 की है जी। लेकिन हम कह रहे हैं कि सरकार 5 नहीं देती है, 4 भी देती है और कुछ ग्रोथ देती है 15-20% की, तो भी 2.64 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो हमें मिलना चाहिए मिनिमम जी। इतना तो मिलना चाहिए, यही जस्टिफाइड है। इसके ऊपर सरकार की दरियादिली पे है, सरकार का दिल कितना बड़ा है। हमें तो लगता नहीं सरकार का दिल है, हमें तो लगता नहीं सरकार के पास दिल भी है कर्मचारियों के मामले में। और कर्मचारियों को क्या उम्मीद है 8वें वेतन आयोग से? कर्मचारियों को तो बहुत उम्मीद है, और मतलब लोग कह रहे हैं कि 2.86 भी कह रहे हैं, कुछ लोग तो 3 पॉइंट तक चले गए, बल्कि 3 से ऊपर चले गए। तो मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, और इतना कभी मिला भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि खाली अगर बोलने से मिल जाता तो फिर हम तो 3 भी क्यों बोलेंगे, हम तो 4.0 का बोलेंगे फिटमेंट फैक्टर। अगर लोग बोलने से ही खुश हो जाएं तो, क्योंकि आज खुश हो लोगे तो कल रोना पड़ेगा फिर, तो केवल बोलने से कुछ नहीं होता है।
तो मैं यही कहूँगा कि 2.64 के ऊपर जितना चला जाए उतना हमारे लिए बेहतर होगा। आपको उम्मीद क्या लग रही है कि कितना सरकार दे सकती है? मतलब बात तो है, कर्मचारी तो चाह रहे हैं ज्यादा से अगर ज्यादा। मैं ये कह दूं मुझे उम्मीद नहीं है, तो ये सरकार तो वैसे ही कुछ देना नहीं चाहती। तो उम्मीद की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं ये बात कहूँगा कि हम लोग चूँकि सरकारों के साथ बैठते हैं, जब ये इस सारे मुद्दे होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपना प्रेशर बनाते हैं, ज़रूरत पड़ती तो आंदोलन करते हैं, बहुत तरह के कैंपेन चलाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक रिलायबल जो फिटमेंट फैक्टर है, वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारी ज़रूरत है, वो मिलनी चाहिए। फैमिली यूनिट्स को 3 से बढ़ा कर के 5 किया जाना चाहिए और कम से कम 25% का अलग से ग्रोथ हमें देना चाहिए। जी। अब इसमें होना क्या, जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल गई, गठन हो चुका है, जी। अब इसमें जो टाइमलाइन की अगर बात करें तो अब इसमें क्या-क्या होना है? तरीका ये है कि पहले पे कमीशन को ऑफिस मिले, जी, फिर वो शेड्यूल जारी करें किन-किन के साथ, चूँकि सेंट्रल पे कमीशन है, जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एसोसिएशन है, पहले तो डिपार्टमेंटल एसोसिएशन तय होंगी, किस डिपार्टमेंट की किस एसोसिएशन के साथ बैठना है, जी। जो भी मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा कुछ फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है, उनके साथ बैठकें होंगी और जेसीएम के साथ बैठकें होंगी। तो उनमें उनसे उनके जो प्रस्ताव हैं वो लिए जाएँगे, सजेशंस लिए जाएँगे। जी। पे कमीशन अपनी स्टडी करता है, अपना रिसर्च करता है, उसी के हिसाब से उन प्रपोजल्स के आधार पर वो अपनी एक रिकमेंडेशन तैयार करते हैं। तो इन सब में अगर मैं 6-7 महीने सफिशिएंट मानता हूँ इस जी। सब को काम करने। डिजिटल युग है, कहीं ऐसा नहीं कि केरल में जाना पड़े पे कमीशन को। पे कमीशन अगर शेड्यूल जारी कर दे कि भाई रेलवे वालों के साथ इस हफ्ते बैठेंगे हम, 4 बैठकें होंगी, 5 बैठकें होंगी, तो वो हफ्ता रेलवे वालों के लिए शेड्यूल्ड हो जाएगा। जी। अगला हफ्ता ऑर्डिनेंस वालों के लिए शेड्यूल्ड हो जाएगा। इस तरह से करके हमारे पास ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उन सबके साथ बैठक करके उन सबके जो उनकी सिफारिशें हैं या उनकी जो डिमांड्स है, उनको लेना कोई बहुत बड़ा काम है नहीं है। जी। और बाकी स्टाफ होगा तो काम करेगा, तो 6-7 महीने मोर देन सफिशिएंट मैं कहूँगा। क्या इससे अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल सर, जब जेब में पैसा ज़्यादा आएगा सौरभ जी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पैसा जाएगा कहाँ? मार्केट में ही जाना है। हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट में ही जाएँगे। जी। और बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो जो एनपीएस में जो डिडक्शन है 10%, वो 10% भी तो बढ़ जाएगा। आज 1 लाख का 10% 10,000 रुपए कटता है, कल अगर 1.5 लाख सैलरी होगी तो वो 15,000 कटेगा। वो कहाँ जाएगा? फिर मार्केट में जाएगा, पीएसयूज़ के पास जाएगा, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई के पास जाएगा और बैंकों के पास जाएगा। वो बैंकें उस पैसे को फिर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, इससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा, मतलब उसका इम्पैक्ट दिखेगा लोगों को। तो ये जाने जो 7वां वेतन आयोग आया था, क्या उसमें जो उम्मीदें थी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर को लेकर, चाहे सैलरी को लेकर, क्या वो पूरी हुई या उससे कितना कम रह गई? नहीं, छठे पे कमीशन के अगर मुकाबले में बात करूं तो 7वें पे कमीशन में कुछ मिला ही नहीं। 14-15% का ग्रोथ फैक्टर मिला था हम लोगों को, बड़ी मुश्किल से। और उसमें तमाम चीज़ें थी जो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। एक तो 7वें पे में जो पे मैट्रिक्स बनाई गई, उसमें लेवल 18 रखे गए, 1 से 18 तक। और 18 लेवल जो है उसका पहले लेवल के साथ इतना बड़ा डिफरेंस है, वो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तमाम डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैं बात करूं अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन ही नहीं हो पाते, 20-20 साल, 25-25 साल लग जाते हैं, पूरी नौकरी हो जाती है एक प्रमोशन होने में। तो वहाँ ये बहुत बड़ी एनोमली है। पता लगा जो टीजीटी है वो पीजीटी बनने में ही उसे 18 साल लग गया, 20 साल लग गया, इतना डिले होता है। जबकि अगर मैं सीएसएस की बात करूं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, 5-7 साल में कंपलसरी प्रमोशन मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं। पूरी नौकरी में वो 3-3, 4-4 प्रमोशन ले लेते हैं। तो इस तरह की एनोमलीज हैं। 18,490 की 18,460 की जो डिमांड थी वो भी फुलफिल नहीं हो पाई। कुछ जगहों पर मिल गया, 4200 से सीधे लोग 4800 पर प्रमोशन लेने लगे। बाकी जगह 4200 से 4600 जाने में भी 18 साल लग रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ ट्रांसफर की समस्याएं हैं। एक ही मंत्रालय में अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज हैं। तो मान लीजिए कि जो हमारा जो फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उसके 2 हॉस्पिटल अलग अलग जगह पर है। एक कोलकाता में है, एक दिल्ली में है, और दोनों ऑटोनोमस बॉडीज हैं। उन दोनों में म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था होनी चाहिए। और वैकेंसी अगर खाली है तो उसके बिहाफ पर ट्रांसफर की सुविधा होनी चाहिए। ये सारी एनोमलीज हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। 8वें पे कमीशन में उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। तो अभी तक जैसे 7 वेतन आयोग लागू हुए, तो कौन सा वेतन आयोग था जिसमें हम कह सकते हैं कि सैलरी में एक बड़ा जंप आया? देखिए, लोग तो यही कहते हैं कि छठा पे कमीशन द बेस्ट पे कमीशन था अब तक का। और बाकी उस समय के लोग, हम तो छठे पे कमीशन में तब आए जब पे कमीशन लागू हो चुका था, तब नौकरियों में आए।
तो हम लोगों को बढ़ी हुई सैलरी मिली, लेकिन बहुत अतीत में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ आज हम देखते हैं तो छठा पे कमीशन कम से कम 7वें से 3 गुना बेहतर था। तो इस लिहाज से 8वां पे कमीशन छठे से बेहतर ना हो तो छठे से खराब ना हो जी, ये उम्मीद करेंगे। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह का देखें तो 7वें वेतन आयोग में फिर कर्मचारी पीछे हो गए, मतलब जो बहुत ज्यादा पीछे हुए। देखिए हम जब 7वें पे कमीशन में थे उस समय डियरनेस अलाउंस 125% तक चला गया था। पूरे 10 साल में आप देखिए कि डीए 58% पहुंच पाया जी। 10 साल में। 10 साल का मतलब ये हो गया कि 20 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ा है। 20 बार बढ़ा तो 3% भी एवरेज नहीं, अगर 3% एवरेज होता तो 60% बढ़ जाता अब तक। वहां भी ये कम है 2%। तो पिछले अगर 6 पे कमीशन की अगर मैं बात करूं, उस समय डियरनेस अलाउंस बहुत स्पीड में बढ़ा था। हम लोगों को महंगाई के मुकाबले ठीक पैसा मिला था, महंगाई भत्ता ठीक मिला था। तो वो भी अगर ठीक हो जाए तो भी कुछ बेहतर हो जाएगा। पेंशनर्स को क्या उम्मीदें हैं इस वेतन आयोग से? अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले ही पेंशनर्स एसोसिएशन जो है रेलवे की, उनके साथ बैठक की। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ा जो वहाँ पर जो समस्या है कि वो फिक्स मेडिकल अलाउंस है, बहुत कम है। तो मतलब 1000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस है। अभी 3000 की बातचीत चल रही थी। अब आप सोचिए जहाँ अस्पताल नहीं है, बुढ़ापे पर सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो स्वास्थ्य की चीज़ों पे ही खर्च होता है। और अगर आज की डेट में जहाँ हॉस्पिटल नहीं, अगर वो दिल्ली आएगा तो उसको 3000 तो आने में चाहिए, 3000 जाने में चाहिए। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस कम से कम 20,000 रुपये किए जाने की आज की डेट में ज़रूरत है। और जहाँ व्यवस्था हो सकती है उन हॉस्पिटल्स को पैनल में ले सरकार, ताकि लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। आयुष्मान भारत भी देखिए एक अच्छी पहल है सरकार की। तो आयुष्मान भारत के तहत जो बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल्स हैं उनको पैनलाइज करे और उनको सीजीएचएस पैनल के तहत पैनलाइज करके उनको ट्रीटमेंट अपने जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको दिलाने की सुविधा दे सरकार। तो ये रिटायर्ड कर्मचारियों को दिक्कत आ रही है या हाँ, कर्मचारियों को भी दिक्कत आ रही है? नहीं, इसकी ये तो दिक्कत, अब किसी की पोस्टिंग मान लीजिए वहाँ हो गई असम के कहीं बॉर्डर पे, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ भी ये दिक्कत है, उनको सीजीएचएस की सुविधा ही नहीं मिलती। उनको सुविधा के नाम पे सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस देती है 1000 रुपए का, वो तो नाकाफी है एकदम। 650 रुपए तो हमसे लेती है सरकार, तो 1000-2000 रुपए में होता क्या है। तो कम से कम आज की डेट में भी अगर उन्हें 10 से 15,000 रुपए अगर मिल रहे होते फिक्स मेडिकल अलाउंस के, तो एक मैं कहता कि एक ठीक ठाक काम हो सकता था। अभी उसको 8वें पे कमीशन में कम से कम भी 20,000 के आसपास करने की जरूरत है उसको। उसमें कैपिंग कर दे कि कर्मचारी है जो 25 से 35 साल के बीच की उम्र का है उसे 10,000 देगी, फिर 35 साल से ऊपर की उम्र का है तो उसे इतना देगी, फिर उससे ऊपर का है रिटायरमेंट के आसपास का है तो उसका मतलब 20,000 रुपए के आसपास। तो इस तरीके से कैपिंग बना सकती है सरकार, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती है तो इस तरह की जरूरतें बढ़ती जाती है। तो हम उम्मीद करें कि मतलब 20,000 के लिए भाई 1,000 है जी, एक बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। आप बताइए कि 1,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस के नाम पर क्या आपको लगता है जस्टिफाइड हो सकता है? बिल्कुल। 650 रुपए तो हम कटवा रहे हैं उसको उस बेनिफिट को लेने के लिए। तो मतलब कम से कम 10,000 रुपए तो उसको आज की डेट में मिलना चाहिए फिक्स मेडिकल अलाउंस। ये तय कब हुआ था जो 1,000 मिल रहा है? देखिए ये 7th पे कमीशन में तय हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ, काफी बाद में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके पहले फिक्स मेडिकल अलाउंस और भी कम रहा होगा, वो मुझे जानकारी अभी नहीं है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस पहले कितना था, लेकिन अभी जो है वो नाकाफी है। और दूसरी समस्या है कि पैनल में हॉस्पिटल कम है जी, तो ये एक बड़ी समस्या। ये तो सबसे बड़ी समस्या, हॉस्पिटल है ही बहुत कम। सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी तो पूरे भारत में फैला हुआ है, भले उनकी संख्या कम है लेकिन पूरे भारत में फैले हुए हैं। और ऐसे लोगों के लिए कम से कम जिला मुख्यालय लेवल पर या जो तहसील लेवल है या जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पर कम से कम जो द बेस्ट हॉस्पिटल हो उसको पैनलाइज करना चाहिए। जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बात चल रही थी उसमें कुछ बात बनी है? देखिए अभी कल ही लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से जवाब आया कि भारत सरकार अभी बिल्कुल भी मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के बारे में कोई उनके पास प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि यही बात जब जनवरी में पे कमीशन को अनाउंस किया था उससे पहले 1 महीना पहले ही उन्होंने संसद में इस बात का जवाब दिया था कि पे कमीशन को भी लेकर के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो ऐसे सरकारें बोलती रहती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन अभी चलेंगे जब तक कि लोगों को एक वैलिड पेंशन स्कीम नहीं मिल जाती, जो जस्टिफाइड पेंशन स्कीम जिसको हम ओपीएस कहते हैं
वो चाहे एनपीएस में अमेंडमेंट करके करें और चाहे एनपीएस यूपीएस को ख़त्म करके करें। मेन चीज़ है 50% की गारंटी पेंशन की और कर्मचारी अंशदान की वापसी, वो मिल जाए उसे, कैसे भी करके वो सरकार दे दे। जब तक नहीं देती तब तक आंदोलन चलता रहेगा और ये करना पड़ेगा। हमारे पे कमीशन में भी ये 5वें नंबर पर एजेंडा है, जो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं उसमें भी एजेंडा है, मेन एजेंडा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से चालू किया जाए और एनपीएस को स्क्रैप किया जाए। ये बड़ा गैप है ओल्ड पेंशन स्कीम और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें। आज की डेट में देखिए सौरभ साहब की 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था एनपीएस में। वो ये था कि नौकरी लगने से लेकर के रिटायरमेंट तक कभी भी अगर कर्मचारी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, या तो उसकी डेथ होती है या फिर उसकी डिसेबिलिटी होती है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी का हिस्सा ब्याज सहित उसको या उसके परिवार को दे दिया जाता है और आखिरी वेतन का 50% उसे पेंशन मिलना शुरू होती है, वो चाहे इनवैलिड पेंशन हो चाहे फैमिली पेंशन हो। तो हम ये कह रहे हैं कि उस नियम को जब रिटायरमेंट तक आप दे रहे हो अनहोनी होने के केस में, तो आप रिटायरमेंट के बाद भी उसी चीज को दे दो। रही बात 50% कैलकुलेशन की, तो आपने कैपिंग लगाई कि 25 साल में 50% पेंशन, कम नौकरी तो उसी अनुपात में कम कर दो। ये तो हो सकता है। तो जब वहां ये चीज है तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो एनपीएस को ही रिटायरमेंट पर ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। सरकार की मंशा बड़ी बात है, वो अगर जुटा ले तो ओपीएस बहाल हो सकती है, एनपीएस में ही बहाल हो सकती है। अब कितने समय से ओपीएस को लेके आंदोलन कर रहे हैं और अब क्या लग रहा है, सरकार की मंशा कैसी लग रही है, मतलब कितना मुश्किल लग रहा है? आंदोलन तो 10 साल से ज्यादा ही हो गया। 2018 में अगर मैं बात करूं, जो सबसे पेंशन बहाली के लिए सबसे बड़ी रैली हुई थी वो 2018 में हुई थी। तो अगर हम उसको 18 से भी जोड़ लें तो आज की डेट में करीब करीब 7 साल हो जाते हैं। 7 साल हो गए। तो 7 सालों में बहुत सारे बदलाव हुए। देखिए, पहले आंदोलन के बाद 1 अप्रैल 2019 को सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया, 10 से 14 किया। फिर 30 मार्च 2021 को कोविड आने के बाद डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प लागू किया। फिर उसके बाद छोटे छोटे बदलाव हुए, कभी फंड मैनेजर बदले गए, या आपको अपना अंशदान चेंज करने की सुविधा दी कि आप अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ भेजना चाहते हैं, फंड मैनेजर बदल सकते हैं। और उसके बाद फिर 24 अगस्त 2024 को यूपीएस के लिए कमेटी बनाई गई। फिर वो 24 अगस्त 2024 को यूपीएस आया। अभी तो उसकी डेडलाइन खत्म हो गई है। तो बदलाव होते आ रहे हैं और अब वो एनपीएस भी वो एनपीएस नहीं रहा जो सरकार ने एनपीएस चालू किया था। यूपीएस भी वो यूपीएस नहीं रहा, क्योंकि जब यूपीएस आया तो उसमें भी कई बदलाव करने पड़े इनको। तो अभी अगर देखा जाए, जो एनपीएस है वो न्यू एनपीएस है और यूपीएस तो चलो खैर उसका टाइम खत्म हो गया। तो बदलाव होते होते हमें भरोसा है कि 2026 में यही एनपीएस ओपीएस बन जाएगी। तो एक प्रेशर तो बन रहा है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लगातार हम लोगों ने आंदोलन किए, आपने देख रहे होंगे जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन हुए। 3-4 मतलब जो 4-4 दिन के अंतराल पर बड़े बड़े आंदोलन हुए और उसके तुरंत बाद से इसका लोकसभा मतलब संसद का सत्र चल रहा है। संसद के सत्र में लगातार ये मुद्दा भी उठ रहा है। दबाव तो है सरकार पर, सरकार मुकर नहीं सकती दबाव से, और ना सरकार ये कह सकती है अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता वो लड़ेंगे। अब वो जब तक लड़ेंगे तब तक सरकार की किरकिरी होनी है, तो सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा उस दिशा में। तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी इससे कि सरकार पे और दबाव बढ़े और किसी चीज लागू करे? अभी तो मुश्किल तो लग रहा है रास्ता। अभी तो देखिए 8वें पे कमीशन के आयोग का गठन हुआ है। तो सबसे बड़ा जो दबाव है कि आयोग काम करना शुरू करे। काम करना शुरू करेगा तो एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम तैयार हो पाएगा। फिर उसमें हम लोग अपनी बातें रखेंगे। तो उसमें चूंकि ओपीएस का भी मुद्दा है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ अलग से कोई व्यवस्था है, तो ओपीएस भी उसमें से चूंकि एक मुद्दा है, तो हमें भरोसा है कि 8वें पे कमीशन के साथ जब बैठकें होंगी, जब उनके साथ विचार विमर्श होंगे, जब हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, तो पूरा भरोसा है कि एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की किसी न किसी सूरत में वापसी होगी। बहुत सारे सवाल पूछे, एक और जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं 6ठा वेतन आयोग तो बड़ा सही था, उसकी वैसी उम्मीद है, 7वें में तो कुछ नहीं मिला। अगर 8वां वेतन आयोग ऐसा नहीं आता जैसी उम्मीद की जा रही, तो क्या एक आवाज उठाई जाएगी? नहीं, आवाज इस बार बाद में नहीं, आवाज पहले से ही उठेगी। आंदोलन की शुरुआत तो आपने देखा नवंबर में हमने लोगों ने आंदोलन किए, और अभी चूंकि सत्र चल रहा है संसद का, तो संसद का सत्र चला, जैसे संसद का सत्र खत्म होगा तो हम लोग सरकार को एक फिर से ज्ञापन देंगे, एक बड़ी बैठक करेंगे या फिर एक मतलब जो है बड़ा सम्मेलन करेंगे। उस सम्मेलन के बिहाफ पर सरकार को एक बार फिर से ज्ञापन देंगे
कि पे कमीशन की बैठकें टाइम से शुरू हों, जल्दी जी। जल्दी काम हो इस मामले में। तो इस पर रणनीति बन रही है। अभी 2 जनवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारा एक बड़ा सम्मेलन होगा 10,000 लोगों जी। के साथ में, और वहाँ भी यही मुद्दा छाया रहेगा। एक तो पुरानी पेंशन की बहाली और जी। 8वें पे कमीशन को लेकर के द्रुत गति से काम हो। जी। इसको लेकर के हम 2 जनवरी को भोपाल मतलब भोपाल में बैठक करेंगे। उसके बाद दूसरी जगहों पर शेड्यूल्ड है हमारे कार्यक्रम, तो वो करेंगे हम लोग। कह सकते हैं 7वें वेतन आयोग में जो एक चूक हो गई कि हमें कुछ मिला नहीं कर्मचारियों को, तो जी। 8वें में वो ना हो, इसलिए पहले से एक पहले से तैयारी। दबाव बनाने की जी, एक वो जी। तैयारी है, जी। ताकि उसमें जो मन मुताबिक है जी। कर्मचारी को वो मिले। बिल्कुल। इनसे हमने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, कुछ रह गया हो तो पूछने के लिए कुछ अपडेट हो जो आप बताना चाहें? कुछ-कुछ है, जैसे अगर मैं कहूँ कि चूँकि एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है बीच तक, और मैं आपको देश भर के, मैं तो कहूँगा 1 करोड़ एम्प्लॉइज़ और करीब-करीब 60-65 लाख जो पेंशनर्स हैं, जी। उन तक ये बात जाएगी। और इस बार जो मेडिकल अलाउंस है कर्मचारियों का, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल जो, मतलब एक जी। मिनिस्ट्री के तहत जो ट्रांसफ़र की जो सुविधा है, वो शुरू हो। और जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की अगर मैं जी। बात करूँ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, यूनियन टेरिटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल्स लागू होते जी। हैं। यहाँ डीजीएचएस जैसी पॉलिसी है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। तो डीजीएचएस मतलब दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सीजीएचएस और डीजीएचएस दोनों का विकल्प मिलना चाहिए। जो जी। जिस विकल्प को लेना चाहे रिटायरमेंट के बाद वो ले, और कहीं भी अपने होम टाउन में जा कर के अपना ट्रीटमेंट ले। जी। जबरन उसको दिल्ली में रहना ना पड़े। तो ये हो। और शिक्षकों के लिए है, जैसे बिहार में अगर मैं बात करूं जी। कि बिहार के कर्मचारियों को 25,000 रुपए से शुरुआत करनी पड़ती है, जी। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर प्राइमरी का टीचर है तो वो 35,400 उसका बेसिक सैलरी है। जी। तो इस तरह की जो एनोमलीज हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत हम कहते हैं, जी। तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब एक जैसा एम्प्लॉय, एक जैसे पद पे काम करने वाला का सैलरी स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। वो चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। जी। तो इनको भी हम लोग रखेंगे कि जो वेतन का स्ट्रक्चर है वो एक जैसा हो। तो 8वें वेतन आयोग को लागू तो हो गया अब, लेकिन बहुत सारे सवाल थे जिन पर हमने मंजीत सर से बात की कि कब लागू होगा, आगे क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें और क्या कुछ होना चाहिए। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, और आपके अगर कुछ सवाल हो 8वें वेतन आयोग को लेके तो आप जरूर पूछिएगा, तो मंजीत सर से फिर दूसरे एपिसोड में उन सवालों पर बात करेंगे। सर, आपने विस्तृत को अपना समय दिया, बहुत सारे सवालों को जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद सर। थैंक यू।